हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू होम एजुकेशन। जैसा कि बच्चों ये पॉलिटिकल साइंस से मेरी 5वीं वीडियो है, जिसमें मैंने जो आपकी मोस्टिंग और ऑब्जेक्ट और जो 2 यूनिट थी वो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। आज की इस वीडियो में आपको 3rd यूनिट पढ़ाने वाली हूँ। तो आपकी 3rd यूनिट में जो राजनीतिक चिंतन है वो चार राजनीतिक चिंतन आप इसमें पढ़ने वाले हैं। तो जो आपका फर्स्ट वाला है मैकियावेली, ये इसी को आपको ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि जो अपने पेपर में क्वेश्चन आते हैं वो मैकियावेली से ही आते हैं, इसी से रिलेटिव क्वेश्चन आता है। और बाकी की जो 3 राजनीतिक चिंतन बचते हैं वो ऑब्जेक्ट की दृष्टि से आपको पढ़ना है। उसको मैं पढ़ाऊंगी आपको चारों, लेकिन आपको मैकियावेली को बिल्कुल डिटो याद रखना है कि इसका क्या है, किस तरीके से आपको लिखना, किस तरीके से। लेकिन आपको जो मैं 3 बताऊंगी राजनीतिक चिंतन, उसको आपको ऑब्जेक्ट की दृष्टि से पढ़ना है। समझ आया आप लोग को? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। मैकियावेली में अपन लोगों को 1 मिनट। तो जो आपके मैकियावेली हैं राजनीतिक चिंतन, आपको इसमें एक चीज़ याद रखें, क्योंकि सभी राजनीतिक चिंतन अपना कोई ना कोई धर्म से, कोई समाज से, कोई देश से लिखता था। लेकिन जो ये अपने मैकियावेली थे, इन्होंने धार्मिक जो बुराइयां होती हैं, अंधविश्वास, इस पर राजनीतिक चिंतन लिखा है अपना। समझ आया आपको? क्योंकि ये इटली उस समय जब ये लिख रहे थे तो उस पर पोप का वर्चस्व था। ढोंग धतूरे मतलब कि इनके पोप का वर्चस्व का मतलब जैसे पुजारियों का वर्णन, जैसे शासन का वर्णन, जैसे अपने संविधान होता है उसके अनुसार ना चलना, जो पुरोहित पंडित कहते थे उनके अनुसार चलना। तो उन्होंने इस पे चिंतन किया था। तो आप मैकियावेली के बारे में लिखना स्टार्ट करेंगे तो आपको क्या लिखना है इनके बारे में, कि इन्होंने धार्मिक बुराइयों का क्या किया था, विरोध किया था। आपको इससे याद रखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले आप उनका डिटेल थोड़ा पढ़ लें। ये देखिए, थोड़ा बड़ा करते हैं इसको। तो मैकियावेली का जो जन्म है वो 1469 ईस्वी में कहाँ हुआ था? इटली में। ये आपका ऑब्जेक्ट के रूप में आता है, और समझ लो आप ऑब्जेक्ट ही है आपका। फिर उनके जो पिता थे वो एक वकील थे, जो टंगसन वंश से संबंधित थे। यद्यपि उसको पर्याप्त शिक्षा तो नहीं मिल पाई थी, लेकिन फिर भी उन्हें लैटिन भाषा का क्या था, अच्छा ज्ञान था। किनको? मैकियावेली को। जहाँ मैं उनका यूज़ कर रही हूँ, आप मैकियावेली का ही यूज़ करें। क्लियर है? आप कुछ भी लिखें, जिस राजनीतिक चिंतन के बारे में लिखा करें, आप उनका डायरेक्ट नाम लिखा करें। समझ आया आप लोगों को? चलिए, इनकी क्या थी, जो इनकी बचपन से रुचि थी वो राजनीति के क्षेत्र में थी। तो आप ये याद रखेंगे कि इनकी जो रुचि थी वो राजनीति क्षेत्र में थी। तो उन्होंने 25 वर्ष की उम्र में एक छोटा सा राजनीतिक पद प्राप्त कर लिया था। इतना आपको याद रखना है इसमें, क्योंकि इसमें जो इनकी एज है वो ऑब्जेक्ट में पूछ ली जाती है कि ये कितने वर्ष के थे जब इन्होंने राजनीतिक पद प्राप्त किया था। तो आपको याद रखना पड़ेगा 25 ईयर्स में। ठीक है। फिर आपको याद रखना इनकी जो प्रसिद्ध किताब बुक थी तो द प्रिंस थी, तथा इन्होंने इटली का इतिहास भी लिखा है। तो आपके यहाँ से 2 ऑब्जेक्ट क्लियर है कि इन्होंने कौन सी किताब लिखी थी, द प्रिंस, और उन्होंने इटली का इतिहास लिखा है। आप याद रखेंगे इसको। क्लियर? तो चलिए, आपकी जो ऑब्जेक्ट थी और उसका जो डिटेल था वो मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि आप थोड़ा सा डिटेल लिखा करें। जब क्वेश्चन लिखा करें उससे पहले थोड़ा डिटेल, फिर उनकी हेडिंग स्टार्ट किया करें। तो आपको यहाँ से याद रखना है, इनका एक क्वेश्चन आता है कि धर्म और नैतिकता के संबंध में इनके विचार क्या थे, आपको वो लिखना है। तो आपको इसमें ये याद रखना है कि जो मैकियावेली थे, इनके अनुसार क्या कहना था कि जो राजनीति है उसको धर्म और नैतिकता से अलग रखना चाहिए। उन्होंने अपने ये विचार दिए थे। तो आपको इसमें याद क्या रखना है कि जो मैकियावेली थे उन्होंने राजनीति को धर्म और नैतिकता से अलग रखने को कहा है। आप ये एग्जैक्ट याद रखने वाले हैं इसमें। फिर आपको जो याद रहे फिर आप लिखते जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे देखो आगे लाइन मिल रही है आपको कि आधुनिक युग का जो आरंभ करने वाले सबसे पहले ये विचार रखते, तो ये ऑब्जेक्ट में पूछ लिया जाता है। फिर ये कि इन्होंने समाज में धर्म और नैतिकता के स्पष्टीकरण से समाज में जागरूकता लाई, और इसी पुनर्जागरण काल में लोगों में क्रांति की लहर आई। आप ये याद रखेंगे, लेकिन आपको याद जो मैंने 2 लाइन बताई ये आपको इंपॉर्टेंट बिल्कुल याद रखनी है। फिर आपको ना याद रहे तो फिर आप उसी बारे में लिख सकते हैं कि इन्होंने धर्म के, राजनीति के बारे में इन्होंने क्या कहा, धर्म के बारे में क्या, आप इस तरीके से लिख सकते हैं। क्लियर? अब नेक्स्ट बढ़ते हैं कि इनकी और कौन कौन सी हेडिंग है, देखिए। फिर उन्होंने धर्म के बारे में बताया। तो इन्होंने धर्म के बारे में बताया था कि जो मैकियावेली हैं वो एक सामाजिक और राजनीतिक व्यक्ति हैं, तथा जन्म से
रोमन ईसाई थे, फिर भी इन्होंने धार्मिक बुराइयों का विरोध किया। मैंने आपको जब स्टार्ट किया था तो मैंने बताया था कि इन्होंने धार्मिक बुराइयों का विरोध किया था। ये ईसाई धर्म के थे, इन्होंने फिर भी, लेकिन क्योंकि ईसाई धर्म होने के बावजूद मतलब धार्मिक बुराइयां जो विरोध होता है, अंधविश्वास, इन चीज़ों का इन्होंने विरोध किया था। उन्होंने धर्म के प्रति अव्यवहारिक दृष्टिकोण को अपनाया। फिर बताया उन्होंने कि इन्होंने धर्म के बारे में लिखा था कि पोप की भ्रष्टाचार से इटली की एकता भंग हो गई थी। जो पोप इनके यहाँ, उनको कहते जैसे अपने यहाँ पंडित को पुरोहित, पुजारी, इस चीज़ का मौलवी कहते ना हम लोग, तो इनकी अत्याचार इतनी हो गई थी कि इनके वजह से इटली की एकता भंग हो गई थी, तो इन्होंने इस चीज़ का विरोध किया था। क्लियर है? चलिए, तो आपकी नेक्स्ट हेडिंग क्या है? नैतिकता। अब आपको नैतिकता के बारे में क्या लिखना है? तो मैकियावेली ने बताया था, जैसे मैंने यहाँ आपको स्टार्ट में बता दिया था कि जिनके बारे में आप लिखा करें डायरेक्ट उनका नाम लिखा करें। तो आपको ये लिखना है कि मैकियावेली ने यह बताया कि धर्म तथा नैतिकता में गहरा संबंध होता है। उन्होंने यह भी बताया कि अगर कोई कार्य या वस्तु राज्य के लिए उपयोगी होता है तो वो लाभदायक, उसे हम नैतिक मानना चाहिए। ठीक है, लाभदायक होता है, नैतिक होता है, और यदि उसका प्रभाव उल्टा हो जाए तो हमारे लिए हानिकारक होगा, अनैतिक माना जाएगा। ये आपको नैतिकता में लिखना है। समझ आया आप लोगों को? चलिए, अब आपको नेक्स्ट हेडिंग जो लिखनी है वो है आपकी राजनीति को धर्म और नैतिकता से पृथक रखने के कारण बताए थे। तो इसमें क्या है, मैं इससे पहले आपको एक चीज़ बता रही हूँ। कुछ मैंने आपको बताया था, मैं कॉमन हेडिंग दूंगी कि जो राजनीतिक चिंतन होते हैं, तो जो मैं आपको कॉमन हेडिंग देने वाली हूँ इसके जस्ट क्वेश्चन के बाद आएगा, क्योंकि आपका उनके में पूछा जाना है कि जो उनकी राजनीतिक चिंतन थी वो लिखनी, तो मैं उसमें आपको कॉमन पॉइंट बता दूंगी। क्लियर? तो पहले आप इनको देख लो, पृथक करने के उनके कारण क्या थे। तो आपको इसमें बताना है कि मैकियावेली धर्म और नैतिकता के संबंध में उन्होंने प्लेटो और अरस्तु की जो मत थे उनके सारे सिद्धांतों का इन्होंने खंडन कर दिया था। आपको याद हो, मैंने सेकंड यूनिट में अरस्तु और प्लेटो के सिद्धांत बताए थे आपको। तो इन्होंने मैकियावेली जो थे, इन्होंने उनके जो सिद्धांत थे उनको खंडन कर दिया था, गलत साबित कर दिया था। उनका मतलब ये है, कैसे? जैसे अरस्तु ने कहा था कि जो मनुष्य में शुभ अशुभ, न्याय तथा अन्याय में अंतर समझने की क्षमता है, लेकिन इन्होंने जो अपना मत दिया था तो उनके मत के अनुसार देखो आप, इन्होंने अपने मत के अनुसार कहा था कि अलग दिया था, कि उनके सिद्धांत का जो खंडन किया, इन्होंने कहा था कि जो मनुष्य होता है स्वभाव से सद्गुणी से विहीन होकर स्वार्थी, कायरी तथा लोभी होता है। उनने कहा था शुभ अशुभ, न्याय अन्याय में, लेकिन इन्होंने उनकी बात का खंडन करके बोला था कि जो मनुष्य होता है स्वभाव से सद्गुणी विहीन से होकर वो स्वार्थी बन जाता है, लालची, कायरी, लोभी। तो आपको इनकी हेडिंग भी लिख देनी, जैसे यहाँ पे स्वार्थी व्यक्ति, धर्म से भ्रष्टाचार, अनुसार आपको थोड़ा थोड़ा इनके बारे में डिटेल लिख देना है। क्लियर? तो आपका ये था जो धर्म और नैतिकता में संबंध के जो विचार थे वो आपके हो गया। एक इनका सेकंड क्वेश्चन आ जाता है आपका कि मैकियावेली जो है आधुनिक राजनीतिक चिंतन का जनक क्यों मानते हैं। तो आपको इसमें मैंने जो आपको कॉमन पॉइंट बताने की बात कही थी वो ये है। तो जो इनकी राजनीतिक चिंतन के जनक थे, अब राजनीतिक चिंतन के बारे में अपन को लिखना है, तो मैं आपको कुछ कॉमन हेडिंग बताने वाली हूँ, जो आप जितनी भी राजनीतिक चिंतन है आप लिख सकते हैं उसमें। क्लियर? तो चलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो आपकी पहली जो हेडिंग है वो है न्याय व्यवस्था पर। क्लियर? सेकंड जो है आपकी, तो जो मैंने आपको पहली हेडिंग बताई न्याय व्यवस्था, उसमें आपको लिखना है कि जो सभी राजनीतिक चिंतक थे तो इन्होंने क्या किया था, न्याय व्यवस्था पर बल दिया था, और जो अपने राज्य, जो राजा थे धर्म के अनुसार अपना राज्य चला रहे थे, शासन चला रहे थे, उनका खंडन किया था। आपको इसके बारे में लिखना है। सेकंड है आपका स्वतंत्रता, आपको स्वतंत्रता के बारे में लिखना है। तीसरा है आपका शिक्षा, कि सभी को शिक्षा मिलनी चाहिए, उच्च शिक्षा, अच्छी शिक्षा, मतलब शिक्षा के बारे में आप जो जो समझते हैं आप लिख सकते हैं इसमें। फिर करना है आपको चौथा, इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, थोड़ा रुक जाइए आप लोग, इसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ रही बेटा, मैं थोड़ा ठीक कर लूँ, 1 मिनट रुक जाइए आप लोग। तो मैंने आपको चौथा बताया था राज्य की एकता। तो क्या होता था जब ये राजनीतिक चिंतक लिख रहे थे, जब अपने उस टाइम पर, तो राजा महाराजाओं का टाइम होता था,
तो क्या होता था, राज्य छोटे छोटे कबीलों के रूप में बटा होता था। तो राजा अपने राज्य में बैठ के कंट्रोल करता था। तो उन छोटे छोटे सरदार, जो कबीले बैठे होते थे, उनके सरदार होते थे। तो वो कह देता कि तुम यहाँ से कल लेके आओ, ये लेके आओ। तो क्या होता, एक दूसरे में लड़ाई होती थी। तो क्या होती थी, एकता का खंडन होता था। तो ये समझाते थे कि राजनीतिक चिंतन के तुम लोग साथ रहो, लड़ाई नहीं करो, इससे क्या मजबूती होगी। इस तरीके का उन्होंने बताया था कि राष्ट्र को क्या करना चाहिए, एकता, एक साथ रहना चाहिए। इससे क्या होगा, हमारे कर में कमी होगी, इस तरीके की वृद्धि होगी। मतलब इस तरीके का उन्होंने बताया था कि राष्ट्र को क्या होना चाहिए, एकता। क्लियर हो गया। अब आपको बताना है पांचवा, पूंजीवादी का सभी लोगों ने क्या किया था, विरोध किया था। और एक हेडिंग और है, समाजवाद पर बल। तो जो मैंने आपको पांचवी बताई थी, पूंजीवाद का विरोध और समाजवाद पर बल, तो आपको सिर्फ ये हेडिंग प्लेटो और अरस्तु में नहीं लिखना है। क्लियर। बाकी आपको, क्योंकि हम ये आपको कॉमन हेडिंग बता रहे हैं, तो आपको ये दो हेडिंग क्या करना है, प्लेटो और अरस्तु में नहीं लिखनी है। बाकी आप किसी में भी लिख सकते हैं। क्लियर। अब देखो, आपकी सातवीं हेडिंग है, निरंकुश शासक का विरोध। क्या लिखना है, निरंकुश शासक। तो जो निरंकुश शासक होता था, मतलब निरंकुश का मतलब तानाशाह शासक, तो सभी लोग विरोध करेंगे, इसमें तो कहने वाली कोई बात नहीं है। फिर आप लोग तानाशाही के बारे में थोड़ा लिख देना, उसका डिटेल। फिर है विश्व संसद का समर्थन। विश्व मतलब पूरे संसार का, एक मंच पर आए, सभी एक दूसरे की अपनी बात करें, एक दूसरे की हेल्प करें। वो इस तरीके का अपना देश चाहते, पूरी दुनिया चाहती थी कि हम सब लोग एक दूसरे की मदद करें, कोई लड़ाई भिड़ाई ना हो। इस तरीके के उन्होंने अपने मत दिए थे। तो आप ये 6 मतलब 8 जो मैंने आपको पॉइंट बताए कॉमन है, सिर्फ 2 पॉइंट आप याद रखिए, किस में नहीं लिखना है, प्लेटो और अरस्तु में। क्लियर हो गई। ये मैंने आपको हेडिंग पॉइंट, कॉमन पॉइंट बता दी, किसके लिए, राजनीतिक जब चिंतक क्वेश्चन आए। आंसर तो आपको आंसर में ये लिख देना है। वैसे मैंने हर सभी के बताए हैं, जब आपको भूल जाए तब ये लिख देना। कितनी 2-4 याद रहेंगी, फिर आप ये मिला सकते हैं। क्लियर। अब चलिए, अब जो पढ़ रहे थे हम लोग, तो मैकियावेली जो है आधुनिक युग के राजनीतिक जो जनक कहा जाता है, वो इन बातों से कहा जाता है। आप थोड़ा इसमें पहले जब हेडिंग बाद में लिखी, थोड़ा डिटेल लिख लेना इसके ऊपर। मैंने आपको बताया कि हेडिंग बाद में लिखा करिए, पहले थोड़ा डिटेल लिख दीजिए, फिर थोड़ा हेडिंग स्टार्ट करिए, तो क्वेश्चन अच्छा लगने लगता है। तो आप इसको थोड़ा बहुत याद रखेंगे कि धर्म और नैतिकता को का पृथक करने पर इन्होंने बल दिया था। फिर देखो, यहाँ से एक ऑब्जेक्ट निकल आता है कि अधिकांश विद्वान जो थे मैकियावेली को आधुनिक युग का जनक मानते हैं तथा इन्हें मध्य युग का अंतिम विचारक भी कहा जाता है। यहाँ से 2 ऑब्जेक्ट निकलते हैं, कैसा, आधुनिक युग का और मध्य युग का अंतिम विचारक। तो आप याद रखेंगे इसके 2 ऑब्जेक्ट। फिर आपको बताना है, इसमें बताना है आपको यहाँ से कि मैकियावेली ने मध्ययुगीन मान्यताओं और परंपराओं का न केवल विरोध किया, बल्कि उनका खंडन करके राजनीति को नवीन यथार्थवादी रूप प्रदान किया। क्लियर है। अब इनके आपको बताने हैं कि जो आधुनिक युग का जनक कहा जाता है वो क्यों कहा। मैंने आपको बताना है, थोड़ी आपको इनके बारे में ऊपर लिखना है, फिर आपको हेडिंग स्टार्ट करनी है। तो पहला तो देखो, दैविक कानून था। मतलब जो जब ये अपना लिख रहे थे, मतलब चिंतन कर रहे थे, तो उन्होंने ये चीज़ बताई थी कि ये दैविक कानून चलता था, राज्य का कानून ना चल के देवी, तो जो इनके ग्रंथों में लिखा रहता था कि इस पंडितों ने जो कह दिया, पुरोहितों ने, पॉप ने जो कह दिया, उनके अनुसार सजा मिलती थी। तो उन्होंने कहा था ये बंद करूँ। तो एक बात ये होती। फिर देखो, पॉप का प्रभुत्व, हमने आपको समझाया था कि वहाँ इटली जो था उसमें पॉप का मतलब ज़्यादा वो चलता, जैसे अपने यहाँ पंडित पुरोहित जो कह दें, इस तरीके उनको पॉप कहते थे। तो इनने कहा था कि ये चीज़ बंद होनी चाहिए। क्लियर। फिर देखो, सामंतवाद का मतलब होता है जो राज्य छोटे छोटे कबीलों में बटा रहता था, जैसे कि एकता का खंडन होता था, तो उन्होंने कहा था ये भी बंद होना चाहिए। फिर देखो, चौथी हेडिंग है धर्म और नैतिकता। मैंने जो आपको स्टार्ट से समझाया, लिखते रहिए, जो भी धर्म नैतिकता और विखंडन, जो भी मैंने अभी तक पढ़ा है, सब लिख सकते हैं इसमें। फिर है राजनीति में शक्ति और सत्ता के प्रयोग में परिवर्तक। आपको इसमें याद रखना है कि देखो, राजनीति में शक्ति, जिसके पास पावर है वही सत्ता अच्छे से, जैसे जिसके पास वोटिंग अच्छी है तो वही सत्ता प्रयोग कर सकता है। जैसे अभी बीजेपी है अपने यहाँ, तो बीजेपी के पास वोटिंग है तो वो कुछ भी कर दे, तो वो कुछ भी उससे गलत हो जाए तो उसका नाम नहीं आ सकता। अगर अदर कोई कर ले तो जरूर नाम आ जाएगा। तो उन्होंने इस चीज़ का विरोध किया था कि जो राजनीतिक शक्ति हो इसका खत्म होना चाहिए। क्लियर। छठवां है कि जो राष्ट्र का राज्य संदेशवाहक, जैसे राष्ट्र का कार्य होगा वैसे ही संदेश जाएगा दुनिया में, तो उन्होंने ये भी बताया था। तो इसको भी सही करना चाहिए। तो मतलब आपको ये तो पॉइंट हो गए। अब आपको अगर भूल जाए धोखे से, तो आप मैंने जो कॉमन पॉइंट बताए थे आप लिख सकते हैं उसमें।
मैंने जो ये 8 पॉइंट बताए थे आपको, तो आप लिख सकते हैं। वैसे मैंने बताया तो फिर भी इसमें कम नहीं है, लेकिन फिर भी अगर धोखे से भूल जाए तभी यूज़ करेंगे, ऐसा नहीं कि आप याद भी है तब भी करते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको मैकियावेली के बारे में बता दिया। तो आपकी 3rd यूनिट में एक और है बेथम, सेकंड, अभी 2 और हैं आपके। तो आपको बेथम के बारे में थोड़ा आप बता देते हैं डिटेल, फिर आप इनका क्वेश्चन आता है कि ज़्यादातर कभी बाई चांस पूछ लिए जाते हैं कि इन्होंने किन क्षेत्रों पर काम किया है, किन क्षेत्रों में सुधार किया, तो आपको बताएंगे। पहले आप इनका डिटेल थोड़ा पढ़ लो। तो बेथम का जो जन्म हुआ था लंदन में एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। कौन से परिवार? वकील, इनका जो परिवार था वकील परिवार में हुआ था। इन्होंने 4 वर्ष की, मतलब जब ये 4 वर्ष के थे तो इन्होंने लैटिन भाषा का तो जो अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। मतलब 4 साल की उम्र में, आप समझ सकते हैं कितने इंटेलिजेंट होंगे। लैटिन भाषा का, सरल भाषा नहीं होती है ये। अब उन्होंने 13 वर्ष की आयु में मैट्रिक तथा 15 वर्ष की आयु में स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी। क्लियर? फिर इन्होंने क्या किया कि वकालत के पेशे से इनको अनुभव हुआ कि इंग्लैंड के जो कानून में जो भारी त्रुटियां हैं, कमी है, तो इंग्लैंड के संविधान में उन्होंने बहुत सी त्रुटियां सुधार करने में सहयोग किया था। मैंने पहले बताया था कि सुधार में इनका मतलब क्वेश्चन आ जाता है कि इन्होंने किन किन क्षेत्रों में सुधार किया, तो इन्होंने उन संविधान में किया। संविधान से रिलेटिव आप क्वेश्चन देख लो। क्लियर? अब आप इनकी हेडिंग कैसे लिख सकते हैं आप वो देख लो। पहले देखो इन्होंने न्याय व्यवस्था पे किया, कानून व्यवस्था, राजस्व व्यवस्था, शिक्षा, शासन, जेल, मतलब जितनी व्यवस्थाएं सरकारी शासन की व्यवस्था में आती इन्होंने सब किया था। क्लियर? जैसे जेल व्यवस्था हो गई, पुलिस, सरकारी चुनाव, ये सब चीज़ें आती। क्योंकि देखो जो अब इनका जो देश था लंदन था, ये धार्मिक अंधविश्वास इन चीज़ों से मुक्त था। मतलब इनने अपना उस टाइम पे देखो सब लिख रहे थे कि धार्मिक से आज़ाद किया, इससे आज़ाद किया, उससे, लेकिन ये क्या कर रहे थे? अपनी शासन व्यवस्था अच्छी कर रहे थे। अब बताओ, तो आप इनको शासन व्यवस्था के रूप में भी कह सकते हैं बेथम का। तो इनका क्वेश्चन अगर आना होगा तो आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, वरना एक तो मैकियावेली के अलावा और कोई पूछा नहीं जाता है इनसे। क्लियर है? तो आपका बेथम भी हो गया। अब देखते हैं 3rd है जो आपका 3rd राजनीतिक चिंतक है, वो है आपके ग्रीन। तो देखो इनका जन्म जो हुआ था इंग्लैंड में हुआ था। ये देखो ऑब्जेक्ट यहाँ से आ सकता है। यह आदर्शवाद, उदारतावाद तथा व्यक्तिवाद की विचारक थी। क्योंकि हमने कहा था आप इनको जिस जगह के हों आप वो याद रखना, किस चीज़ में इन्होंने बल दिया आप वो भी याद रखेंगे। तो देखो 2 ऑब्जेक्ट यहाँ से निकल आते हैं। क्लियर? अब देखो इन्होंने किस चीज़ पे काम किया वो देख लो। पहले तो परंपरा विरोध, जो धार्मिक अंधविश्वास, रूढ़िकृति, ये वगैरह इन्होंने इसका विरोध किया। फिर देखो स्वतंत्रता पर इन्होंने बल दिया, राज्य का महत्व दिया, इन्होंने शिक्षा का भी महत्व दिया, न्याय व्यवस्था, धर्म, मतलब न्याय कैसा होना चाहिए। तो मैंने जो आपको ये बताई, देखो ये कॉमन हेडिंग है। कोई कह सकता है कॉमन है। देखो कोई भी राजनीतिक चिंतक हो या कोई भी इंसान हो, इंसान भी अपने देश का भला ही सोचता है, फिर तो वो राजनीतिक चिंतक थे, जाहिर सी बातें सोचेगा। मैंने 5 लिखी, मैंने आपको जितनी भी बताई थी कॉमन, आप वो लिख सकते, सीधे ये कॉमन हेडिंग है। तो इन्होंने क्या किया था, कॉमन हेडिंग, जैसे कुछ भी आप आ जाए इनका ग्रीन का तो आप यही लिख देंगे। बस आप 2 चीज़ याद रखेंगे कि इंग्लैंड के थे और किस चीज़ के मतलब विचारक थे, आदर्शवाद, उदारवाद, व्यक्तिवाद। तो आपके 3 मैंने आपके कंप्लीट करवा दिए हैं। अब आता है आपका चौथा। ये देखिए चौथे आपके इससे क्वेश्चन कभी कभार पूछ लिया जाता है, A.S. मिल। तो आपको इनके बारे में देखना, इनका पूरा नाम है जॉन स्टुअर्ट मिल है। जॉन स्टुअर्ट मिल का स्वतंत्रता संबंधी विचार है कि इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी स्वतंत्रता संबंधी विचार पे। कौन सी पुस्तक लिखी थी? ऑन लिबर्टी नामक पुस्तक लिखी थी। अब जो इन्होंने पुस्तक लिखी थी ऑन लिबर्टी, इसमें इन्होंने किस चीज़ का वर्णन किया है? इस बुक में इन्होंने व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की है। किसमें? ऑन लिबर्टी में। ये दोनों आपके ऑब्जेक्ट के रूप में आते कि इनकी पुस्तक कौन सी थी? ऑन लिबर्टी। और फिर पूछ लिया जाता है कि ऑन लिबर्टी में किस चीज़ की बात कही है इनकी बुक में? तो स्वतंत्रता की बात कही है। क्लियर? 2 ऑब्जेक्ट आपके यहाँ से आते हैं, तीसरा उनका जो नाम है। अब आपको बताना है यहाँ से बताना कि इन्होंने स्वतंत्रता की परिभाषा दी थी तथा व्यक्ति के कार्यों में कोई प्रबंध नहीं होना चाहिए। प्रबंध जैसे कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है तो उसे ये नहीं करना चाहिए, उसे वो नहीं करना चाहिए, इस तरीके की उन्होंने बात की थी। अब देखो उन्होंने कहा क्या था, जैसे हानिकारक कार्यवाही। क्लियर? अब रुको, इसका थोड़ा डिटेल आपको लिखना है। तो जब आप इसको लिखेंगे थोड़ा इसके बारे में लिखना है कि ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे दूसरों को कोई नुकसान हो, दिक्कत हो। हानिकारक मतलब दूसरों को हानिकारक मतलब दिक्कत ना हो। क्लियर?
तो देखो, जैसे मैंने आपको ये हेडिंग डलवाई, तो आप मैंने ये बस बताया ना कि ऐसा कोई काम ना करें जिससे दूसरों को कोई दिक्कत हो, तो आप ऐसा मत लिखा करें। आप लिखा करें जैसे जिस भी राजनीतिक चिंतक का लिख रहे हैं, जैसे ये किसका लिख रहे हैं, तो A.S. मिल का लिख रहे हैं आप, तो आप लिख देंगे कि A.S. मिल कहा करते थे कि ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे कोई दूसरों को मतलब आपको जिसका लिख रहा है आप उसका नाम लगाते जाइए, उनके अनुसार, ये सिद्धांत है उनके, आपको इनके अनुसार जिनका भी नाम है आप उनके अनुसार उनका नाम लिख के अनुसार लिखते जाइए, फिर आगे लिखा करें। क्लियर? मैंने आपको पहले भी बताया था, लेकिन फिर भी मैं बार बार आपको बताती जा रही हूँ। तो अब सेकंड जो हेडिंग थी वो देख लें आप। सेकंड हेडिंग थी न्याय संगत, कार्यों में स्वतंत्रता, स्वतंत्र वातावरण, स्वतंत्रता में विकास, आत्मा में विकास, फिर स्वतंत्रता से राज्य के कार्य में विस्तार, स्वतंत्रता से सामाजिक कल्याण, संसद को सर्वोच्च मान, बहुमत से भय। मतलब जो कार्यों में स्वतंत्रता हुई तो आप अच्छा विकास होगा, स्वतंत्र वातावरण होगा तो आप काम भी अच्छा करेंगे। इसी तरीके से सामाजिक कल्याण करेंगे तो स्वतंत्रता होगी तो आप सामाजिक कल्याण भी कर सकते हैं, जैसे सड़क बनाने, इस तरीके के आप काम भी कर सकते हैं। जो अपनी संसद होती है, संविधान, उसको सर्वोच्च मान देना। तो इन्होंने ये बातें कही थी, कॉमन हेडिंग ही ये। तो आप इसके बारे में थोड़ा डिटेल कि किसके अनुसार, A.S. मिल के अनुसार ये बात थी, ये बात आप इस तरीके से लिखते जाएंगे। तो आपकी जो थर्ड यूनिट थी उसमें मैंने आपके जो चारों राजनीतिक चिंतक थे उनके बारे में बता दिया है। क्लियर? तो आपकी थर्ड यूनिट कंप्लीट होती। अगर आपको थर्ड यूनिट में कोई भी दिक्कत होती तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। क्लियर? अगर वीडियो को अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर दीजिए, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।